गुजरात के गांधीनगर में तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। दहेगाम तालुका के बहियल गांव में दो समुदायों के बीच ये तनाव हुआ। गांव में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आई। गांधीनगर के बहियल में दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तनाव के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर अब नजर आ रहा है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का भी जायजा लिया है। पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। हर स्थिति पर पैनी नजर यहां पर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर दो गुटों में यह विवाद की स्थितियां बनी। उसके बाद यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में भी आग लगा दी गई। ये तीन तस्वीरें आपके सामने। दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई है। दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। बहियल गांव है जहां पर दुकानों में आगजनी का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह विवाद दो समुदायों के बीच देखने को मिला था। हालांकि पुलिस की टीम जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची, स्थितियों का जायजा लिया और साथ ही पूरे इलाके पर पैनी नजर अब पुलिस की बताई जा रही। लेकिन अभी भी देखिए तनाव की स्थितियां हैं, ऐसे में पुलिस बल की तैनाती है। और हमारे साथ फोन लाइन पर एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, अभी क्या स्थिति है? हालांकि तनाव है, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इलाके में अब। देखिए, गांधीनगर जिले का गांधीनगर जो स्टेट का कैपिटल है, वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर ये विलेज बहियल विलेज। कल देर रात को इंसाफ बड़कुटी आप जो दृश्य देख रहे हैं, रात भर ये इंसाफ वहां जारी रही है। कई पथराव हुआ है, आगजनी की कई वारदातें हुई है, कुछ दुकानें तोड़ी गई है, कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। यहाँ तक कि पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम को वहां तैनात किया गया। पुलिस की टीम पहुंची थी तो जो दंगाई थे, दोनों समुदाय की ओर से जो पथराव करने के बाद जो दंगाई थे, उन्होंने पुलिस तक को गांव के अंदर एंटर नहीं होने दिया था। हालांकि सुबह आज तड़के पुलिस ने स्थिति पर काबू जरूर पाया, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो तनाव की है। जहाँ आगजनी हुई थी वो आग बुझा दी गई है, लेकिन हिंसा बहुत हुई है, पथराव बहुत हुआ है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन कल देर रात तक पुलिस के लिए भी गांव में जाना मुश्किल था, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार था। ठीक उसी वक्त दोनों अलग अलग समुदाय के दो ग्रुप जो है आमने सामने आए और शुरुआत कहासुनी से हुई, बाद में पथराव हुआ, फिर आगजनी हुई है। हालांकि वजह अब तक किसी के पास साफ नहीं है। कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी ने कोई स्टेटस रखा, उसको लेकर अफवाह फैली और फिर हिंसा फैली है। हालांकि पुलिस ने इस बात को पुष्टि नहीं की है कि वजह क्या है। ठीक, रौनक पटेल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तनाव के हालात जरूर बने हुए हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर इलाके में है और सभी को यही अपील उनसे की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया मामला सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट के बाद विवाद बढ़ने का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद यह पूरा मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। दो समुदायों के बीच हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, दुकानों में आगजनी कर दी गई, तोड़फोड़ कई गाड़ियों में की गई है, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस की पैनी नजर इलाके में है। हालांकि अभी तनाव की स्थितियां हैं और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो किसी भी प्रकार से अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन कुछ टाइम के बाद पुलिस के द्वारा इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि होगी कि आखिर पूरे विवाद की वजह क्या रही। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के निवाड़ी में एक डॉक्टर को अपनी पत्नी पर हाथ उठाना भारी पड़ गया। पत्नी ने प्रेमी को बुलाकर डॉक्टर पति का हाथ तुड़वा दिया। 22 सितंबर को डॉक्टर सत्येंद्र कौरव के चैम्बर में घुसकर 4 लोगों ने उन्हें पीटा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो हमलावर डॉक्टर की पत्नी का बॉयफ्रेंड निकला, जिसे उसने अपने पति को पीटने के लिए बुलाया था। दरअसल हमले से एक दिन पहले डॉक्टर का अपनी पत्नी से खाने को लेकर विवाद हुआ था। जब डॉक्टर की पत्नी ने ये बात अपने बॉयफ्रेंड बलराम राजपूत को बताई तो वो अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर को पीटने अस्पताल पहुंच गया, जहां आरोपियों ने चेहरे पर तौलिया बांधकर डॉक्टर को बेरहमी से पीटा, जिससे डॉक्टर का हाथ टूट गया और आंख में भी गंभीर चोट आई। बलराम नाम का लड़का है, वो मेन इसका घटनाक्रम का सूत्रधार था। उसके द्वारा अपने 2-3 साथी और गांव के थे, उनको लेकर के यहाँ आया। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी और कार के नंबर के आधार पर जांच की तो 2 दिन के भीतर चारों आरोपी पकड़े गए।
तो वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी कारोबार बना डाला था। यह गैंग हाईटेक सपनों का झांसा देकर और फिर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये वो शातिर ठग हैं जो भोले भाले लोगों के सपनों का सौदा करते हैं। और यह है शहडोल का कर्म भूमि होटल और यहीं पर ठगी का जाल बुनने वाला ये फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाया जा रहा था। शादी कराने के नाम पर पहले लोगों को कई आकर्षक युवतियों और महिलाओं के प्रोफाइल दिखाए जाते, उनसे पैसे ऐंठे जाते और बाद में किसी बहाने से रिश्ता तोड़ दिया जाता। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब सत्यप्रकाश गुप्ता नामक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए गए, लेकिन शादी नहीं हुई। विरोध करने पर 60,000 रुपए लौटाए गए और 40,000 रुपए हड़प लिए गए। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो 23 डेस्कटॉप, 24 से ज्यादा मोबाइल फोन और कई लैपटॉप बरामद हुए। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि सैकड़ों युवक और युवतियां इस रैकेट का शिकार बन चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। और अब खबर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर बीते दिनों बाढ़ बारिश से एक पुल बह गया था और अब नदी पार करने के लिए लोगों को जिंदगी दांव पर लगाना पड़ रही है, क्योंकि नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों के पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे में मजबूरन नदी में घुसकर लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, रास्ते को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को लोग अपने कंधों पर बिठाकर नदी को पार करा रहे हैं। ये किसी खतरे से कम नहीं है, जोखिम भरा ये रास्ता लोग पार कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में जिंदगी और मौत के बीच लोग बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कोई विकल्प नहीं बचा है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुल बह गया था और रास्ता यहां पर बहने की वजह से अब लोग नदी को पार इस प्रकार से कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी और राजस्थान का दौरा होगा। ऐसे में ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का वो उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में कई परियोजनाओं की भी सौगात पीएम देंगे। 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। प्रधानमंत्री 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा राजस्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी और राजस्थान का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, कई परियोजनाओं का आरंभ यहां से होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान को क्या कुछ सौगात रहने वाली है वो आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री आज बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही राजस्थान में प्रधानमंत्री सौर और विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। भरतपुर शहर में फ्लाईओवर, बनास नदी पर एक पुल और 116 अटल प्रगति पथ परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। साथ ही साथ भरतपुर में ही 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। साथ ही रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2 वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को यहां से हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। तो राजस्थान को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। बांसवाड़ा से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 गाड़ियों का शुभारंभ किया जाएगा। उसमें से 2 वंदे भारत हैं और एक LHV ट्रेन है 22 डब्बे की। जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत, उसका इनॉग्रेशन होगा। और बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच में जो गाड़ी वंदे भारत है उसका भी इनॉग्रेशन होगा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीतापुर की, जहां के महबूबाबाद कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसको लेकर अब लोगों में काफी दहशत है। बताया जा रहा है कि जिस जगह तेंदुआ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ, वहां बीजेपी विधायक आशा मौर्य का भी घर है। लेकिन तेंदुआ ऐसे घूम रहा था जैसे मानो नाइट वॉक पर निकला हो। सीसीटीवी में तेंदुए की कई तस्वीरें कैद हुई। वो कभी बाउंड्री पर चढ़कर आसपास के इलाके का जायजा लेता नजर आया तो कभी सड़क पर घूमता दिखा।
लेकिन लोगों को तेंदुए का पता उस वक्त चला जब बाइक से घर जा रहे एक शख्स की नजर तेंदुए पर पड़ी और उसने फोन करके अपने करीबी को इसकी जानकारी दी। और जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो हर कोई दंग रह गया। मेरे एक छोटे भाई हैं सौरभ सिंह, उनका फोन आया, दादा मैं अभी बाइक से निकला, मुझे कुछ अंदेशा है, कुछ चीता टाइप का कुछ दिखा है आपके लॉन के गेट के सामने बाउंड्री पे। निकाला और फुटेज देखता हूँ, और फुटेज देखते ही मैं पसीना पसीना हो गया। जरा सोचिए, अगर गलती से कोई बाहर होता तो क्या होता। यही सोचकर अब लोगों का दिल बैठा जा रहा है। कुछ ही देर पहले उनके घर के बाहर तेंदुआ घूम रहा था। अगर गलती से कोई बाहर होता तो जान पर बनाती। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। और यूपी के ही फिरोजाबाद से खबर आपको बता दें, जहां रामलीला मेले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रशासन ने अचानक रामलीला का मंचन रुकवा दिया। लगभग 100 साल पुरानी रामलीला के मंचन के रुक जाने से हिंदू संगठनों में गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई से राम बारात पर भी संशय हो गया है। दरअसल रामलीला का मंचन परिषदीय विद्यालय के परिसर में हो रहा था, जिसके विरुद्ध शिक्षक कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप शामिल हैं। सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामलीला मंचन पर स्टे लगा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने मंचन रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि अब कार्रवाई के विरुद्ध रामलीला कमेटी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तब तक के लिए रामलीला मंचन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। यूपी के कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया है, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव कैंपेन की शुरुआत कर दी है। मुंबई के गरबा पांडालों में आई लव महादेव की धूम देखने को मिली। गरबा पांडालों में महिलाओं और पुरुषों के हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर नजर आए। आई लव महादेव कैंपेन को पिछले दिनों से चल रहे आई लव मोहम्मद के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आई लव महादेव कैंपेन की शुरुआत भले ही यूपी के वाराणसी से हुई हो, लेकिन इसका असर मुंबई तक देखने को मिला है। मतलब साफ है, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के कैंपेन की शुरुआत हो गई है। न केवल आम लोग बल्कि साधु संत भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये मिल रही है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से, जहां कल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हो गई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। लेह में हिंसक झड़प के बाद समाज सेवी सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद ही अनशन खत्म कर प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। फिलहाल स्थिति काबू में जरूर है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे कौन है, किन लोगों ने लद्दाख के लोगों को भड़काया और माहौल को खराब कर दिया। बीजेपी ने इस हिंसा में कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं का हाथ बताया है। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। और देखिए, लगातार जो लद्दाख में स्थितियां हैं वो तो काबू में है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे कौन है। ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख में हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर है कि इस सवाल के साथ है कि क्या लद्दाख हिंसा में शामिल युवाओं को उकसाया गया है।
भड़काया गया है, क्या कुछ लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है। कहा है कि सोनम वांगचुक ने लोगों को गुमराह किया है, भीड़ को उकसाया है। ऐसा लग रहा है कि सियासी फायदे के लिए लद्दाख के नौजवानों का इस्तेमाल हिंसा के लिए किया गया। सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से लद्दाख के नौजवानों के साथ है और उनकी भलाई के लिए काम करती रहेगी। तो सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार 6 अक्टूबर को सरकार से बातचीत प्रस्तावित थी। उससे पहले ही यानी कि 25 और 26 सितंबर को अनौपचारिक बातचीत होनी थी। ऐसे में सरकार के साथ अगर बातचीत सक्रिय स्थिति में थी तो फिर हिंसा भड़काने का मकसद क्या था। सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के आंदोलन वाला जो बयान दिया था वो भी इस हिंसा का कारण रहा है। अब ऐसी बात सामने आ रही है कि बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं को हिंसा भड़काने के लिए उकसाया गया। तो देखिए, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हो रही हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। सुरक्षा बलों से हुई झड़प में कई लोग भी घायल हो गए। जलती हुई गाड़ियां और बिखरे हुए पत्थर, गुस्से से भरे प्रदर्शनकारी। ये तस्वीर उस लेह की है जो 2 दिन पहले तक पूरी तरह से शांत था, लेकिन बुधवार को अचानक हिंसा की आग में जलने लगा। पूर्ण राज्य की मांग का समर्थन कर रहे लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई और ये तस्वीर लेह की उसी त्रासदी को बयां कर रही है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, क्योंकि वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई। हालांकि हिंसा भड़कने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन जिस तरह लेह जला और सरकारी संपत्ति को टारगेट किया गया, उसे देखकर गृह मंत्रालय एक्शन में नजर आ रहा है। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सीआरपीएफ की 12 कंपनियों को लेह भेजा जा रहा है। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की तैयारी में मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ा खुलासा किया। राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के खाते में पैसे डाले थे। शिल्पा शेट्टी के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। साथ ही जानकारी यह भी कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के भी आरोप हैं और उसको लेकर मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं एक बार फिर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि मुंबई पुलिस अब उनसे पूछताछ की तैयारी में है। यूपी के महोबा में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ट्रक धू धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि राहगीरों में हड़कंप मच गया। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों ट्रक जलकर राख हो चुके थे। यह हादसा महोबा के कानपुर सागर नेशनल हाईवे का है, जहां के गिट्टी से भरे ट्रक और खाली ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई और ये भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के ललितपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के इंजन पर ही चढ़ गया और जमकर हंगामा करने लगा। ट्रेन के इंजन पर सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। इंजन की छत पर सिरफिरा कभी बैठ जाता तो कभी खड़े होकर शोर मचाने लगता। खतरा देखते हुए आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों ने एचटी लाइन की बिजली काट दी। जान की परवाह किए बगैर इंजन पर चढ़े व्यक्ति ने यह भी नहीं सोचा कि कहीं ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन की चपेट में आ जाता तो उसका क्या हाल होता। हल्की सी लापरवाही बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। बमुश्किल रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिस ने समझा बुझाकर इस व्यक्ति को नीचे उतारा और उसकी जान बचाई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
तो वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सराफा व्यापारी ने सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मार ली। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक का नाम जितेंद्र था, जो सोने चांदी का काम करता था। लेकिन बुधवार की दोपहर जब जितेंद्र अपनी दुकान से लौटा तो अपनी सोसाइटी की पार्किंग में कार में बैठकर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर लोगों ने जाकर देखा तो कार में जितेंद्र की लाश पड़ी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ने आकर शव को निकाला तो एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों द्वारा 1 करोड़ की धोखाधड़ी की बात लिखी हुई थी। सुसाइड नोट के साथ लेन देन की एक पर्ची भी मिली, जिसमें 1 करोड़ के लेन देन की बात लिखी गई थी। बताया जा रहा है कि ये लोग मृतक को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहे थे, जिनके खिलाफ मृतक ने 1 हफ्ते पहले नंदग्राम थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो परेशान होकर बुधवार को व्यापारी ने अपनी सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मार दी। वहीं अब व्यापारी की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में वर्षों पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला तो बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल गुस्से से लाल हो गए और तुरंत सीएम योगी को फोन लगा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी से जगदंबिका पाल की बात नहीं हो पाई, पर जिस अधिकारी से उनकी बात हुई उन्होंने उस अधिकारी को तत्काल उनकी बात सीएम योगी तक पहुंचाने का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जगदंबिका पाल अधिकारी से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बुलडोजर माफिया पर चलेगा या मंदिर पर। बताया जा रहा है कि ये मंदिर सिद्धार्थनगर के नेशनल हाईवे 28 पर विकास भवन के ऑफिस से सटा हुआ था। यहाँ बजरंगबली, भगवान राम और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान थी, लेकिन देर रात 2 बजे बुलडोजर ने मंदिर को ढहा दिया। बुलडोजर माफियाओं के पास चलेगा या हमारे मंदिर पे? स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने न कोई नोटिस दिया और न ही धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर मंदिर के दोबारा निर्माण की मांग करते नजर आए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बोर्ड पर 168 रन लगाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 127 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती चमके तो बल्लेबाजी में भारत के लिए जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे हैं, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें अभिषेक ने 5 शानदार छक्के जड़े हैं और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया है। बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त टीम इंडिया चल रही है और एक और बड़ी जीत यहां पर हासिल की है बांग्लादेश के खिलाफ। आज सेंचुरी से चूक गया, लेकिन रनआउट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। कैसा? इट हर्ट्स बट ठीक है, नो वरीज, यू नो, ऐसे चलता रहता है। इट्स अ गेम ऑफ पार्ट ऑफ अ गेम टू बी ऑनेस्ट। और सेंचुरी तो इस टूर्नामेंट में है, आई एम डैम श्योर आएगी। वी हैव मोर मैचेस, लेट्स सी। तो देखिए, बांग्लादेश पर जीत के साथ टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट भी अपना पक्का कर लिया है। सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत अब 2 जीत के साथ टॉप पर पहुंच गया है। वहीं दूसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम 2 मैच में 1 जीत के साथ अंक तालिका में बनी हुई है। तीसरे स्थान पर बांग्लादेश की टीम भी 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में बनी हुई है। ऐसे में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाना है और इस मैच को जीतने वाली टीम भारत के खिलाफ फाइनल में मुकाबला खेलेगी, यानी कि आज का मैच वर्चुअल सेमीफाइनल होगा। तो वहीं श्रीलंका का सफर पहले ही एशिया कप से खत्म हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका को पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही शिकस्त दे चुके हैं। श्रीलंका अपना आखिरी मुकाबला टीम इंडिया के खिलाफ कल खेलेगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां पर अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है दरभंगा में, जहां पर घात लगाए बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि मृतक राहुल जब अपनी दुकान बंद कर जा रहा था तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से हमला कर दिया, जिसके बाद राहुल को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के घर में मातम पसरा है। वहीं मृतक के पिता ने हत्या के साथ लूट की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि राहुल हर रोज 4 से 5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लेकर घर आता था, जो गायब है। अब पुलिस हत्या के साथ लूट की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, जिसको लेकर पुलिस ने मृतक के नौकर कुंदन से भी पूछताछ की, जो हमले के वक्त राहुल के साथ था। पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि कहीं लूट और हत्या की इस वारदात में कहीं कुंदन भी शामिल तो नहीं था। फिलहाल हत्याकांड से लोगों में आक्रोश है। देखिए, मध्य प्रदेश के सीधी में वन विभाग की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर हाथियों को उनके मन पसंद का खाना परोसा जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले हाथी महोत्सव का बुधवार से आगाज हुआ। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें सबसे पहले हाथियों को फूलों की माला पहनाकर उनकी पूजा की गई। उन्हें मिठाई, नारियल और गन्ने खिलाए गए। महोत्सव के पहले दिन हथिनी चित्रा, हथिनी शांभवी और 2 हाथी बापू और भरत शामिल हुए। इसी तरह से अगले 6 दिनों तक यही परंपरा जारी रहेगी, जिसमें हाथियों को उनके मनपसंद पकवान दिए जाएंगे। बता दें कि सभी टाइगर रिजर्व वन क्षेत्रों में हाथी महोत्सव आयोजित करना अनिवार्य है। उसी क्रम में सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हाथियों की खातिरदारी की जा रही है। इसमें हाथियों की तेल मालिश, उनकी साफ सफाई जैसी चीजें भी शामिल हैं।